नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फेसबुकिया। आजकल छोटे कस्बों में रहने वाली औरतों को कोई पिछड़ा हुआ न समझे। इन छोटे कस्बों की औरतें पहनने ओढ़ने और पार्टी करने के मामले में शहर वालियों को भी पीछे करने लगी हैं। अभी परसों आरती के यहाँ पर किटी पार्टी थी जिसमें मेरी मुलाकात सुहानी से हुई। अरे वही सुहानी जो एक छोटे से गांव से आई थी। भाई वाह, क्या कमाल का कायाकल्प हो गया है उसका। जब वह अपने गांव से इस कस्बे में रहने आई थी तो उसके चेहरे पर छोटी जगह से होने के कारण एक डर और दबेपन का भाव झलकता रहता था और बातचीत करने में भी हिचकती थी। पर अब तो उसके चेहरे की चमक कुछ और ही बयां करती है। सुहानी के लंबे बालों की जगह अब छोटे बालों ने ले ली है। कपड़ों में भी आधुनिकता की झलक है जो थोड़े से छोटे हो गए हैं और उसका शरीर भी किसी सांचे में ढला हुआ सा लगता है। अब तो एरोबिक कसरतें करती है वह और उसका सांवला रंग भी अब तो गोरा गुलाबी हो चला है। इतना फिट और खूबसूरत कैसे रह लेती हो सुहानी? मैंने हल्की सी झिझक के साथ कहा तो सुहानी ने दम भरी आवाज में मुझे बताया कि यह सब सफलता की चमक है। सफलता? कैसी सफलता? मेरी आंखों में छिपे सवाल को भांपकर सुहानी ने समाधान करते हुए बताया कि दरअसल वह डांस के रील बनाती है और फिर उन्हें इंस्टाग्राम और अन्य तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है और फिर लोग लाइक और कमेंट करते हैं और उसकी रील्स पसंद आने पर उसे फॉलो भी करते हैं। सुहानी ने 8,000 से भी ज्यादा फॉलोवर हैं और इतने फॉलोवर्स होने से उसे एक तरह से सेलिब्रिटी स्टेटस तो हासिल है ही, साथ ही साथ वह इन रील को बनाकर पैसे भी कमाती है। कहीं ना कहीं सुहानी की सफलता ने मुझे भी इंस्पायर किया कि मैं भी कुछ करूं। और आजकल भला रील्स बनाने से ज्यादा सरल क्या होगा? किसी अधिक तामझाम की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत शकल सूरत ठीक हो तो अच्छी बात है और अगर नहीं भी हो तो फिल्टर लगाकर काम चल जाता है। बस शुरुआती दौर में लोग आपको लाइक करने लगे तो आगे का काम और आसान हो जाता है। हाँ, तो लोगों की लाइक आने में कौन सी कठिनाई है? अरे भला मैं एक ट्रेंड डांसर ना सही, पर बचपन में पड़ोस वाली आंटी को भरतनाट्यम करते देखते थे, तभी से क्लासिकल डांस के प्रति रुचि जागी थी और मैं शौकिया क्लासिकल डांस करने लगी थी। और अब तो मेरे पास सीखने के लिए इंटरनेट उपलब्ध है, तो ऐसे में जब मैं अपनी क्लासिकल डांसिंग मूव्स दिखाऊंगी तो लोग मुझे जरूर पसंद करेंगे और मेरी रील को वायरल होने से कौन रोकेगा भला? मगर मेरे साथ एक कड़क सास ससुर की निगरानी की समस्या भी थी। शायद ही मेरी सासू माँ को मेरा डांस करना भाता, पर कला तो कला है और उसे दबा कर रखने में उसका नष्ट हो जाना तय है। यही सोचकर मैं अपनी डांस की एक पोशाक निकाली जिसे मैंने अपने रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए खरीदा था। अब इसमें ढेरों सिकुड़नें पड़ चुकी थी क्योंकि जब मेरी बेटी गर्भ में थी तभी इसे अलमारी में रख दिया गया था और अलमारी की सफाई के दौरान ही इसे निकालते हुए धूप में सुखाकर वापस रख दिया जाता और आज पूरे 5 साल बाद इसे पहनने के मकसद से बाहर निकाला गया है। पोशाक की हालत देखकर इसे ड्राई क्लीन की जरूरत महसूस हुई तो फट से इसे कस्बे की सबसे अच्छी लॉन्ड्री से ड्राई क्लीन कराया। लॉन्ड्री वाले भी बड़े पारखी होते हैं, कपड़े के वजन और डिजाइन देखकर पोशाक की अहमियत जान लेते हैं और उसी के अनुसार बिल को ज्यादा या कम बनाते हैं। खैर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। मन में ललक थी कि एक सेलिब्रिटी स्टेटस पाने की, सो मैंने बिल चुकाया और चौराहे वाले पार्लर में चेहरे का रंग रोगन कराया। किसी भी नृत्य की विधा में चेहरे और आंखों के उपयोग की अहमियत तो आप जानते ही हैं, इसलिए आंखों पर मेकअप वाली लड़की को विशेष ध्यान देने को कहा। चेहरा ठीक हुआ तो घर आकर डांस के लिए जगह तलाशनी थी मैंने, क्योंकि डांस ऐसी जगह करना था जो मेरी सास को बिल्कुल डिस्टर्ब न करे। वैसे तो मेरी सास हर घरेलू काम में परफेक्ट है और ऐसा ही परफेक्शन वे मुझसे चाहती हैं, पर शायद ही वे कभी मेरे काम से संतुष्ट रही हों। पर फिर भी हम सास बहू का रिश्ता ठीक ठाक ही चल रहा था, इसलिए नीचे के कमरों को छोड़कर मैंने अपनी छत को चुना क्योंकि वहां पर कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी और ठीक रोशनी मिलेगी जिससे वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी। वीडियो शूट करने के लिए पड़ोस की 21 साल की लड़की प्रिया को मैंने अपना मोबाइल थमाया और बड़े ही मनोयोग से भरतनाट्यम की मुद्राएं बनाकर नृत्य करने लगी। अभी थोड़ा ही वीडियो बना था कि मेरी 4 साल की बिटिया रितु रोने लगी।
उसके रोने से मेरी सास का ध्यान उस तरफ गया और वे तो मेरी रील्स बनाने और नाचने की तैयारियों को देख पहले से ही मुंह बनाए बैठी थी। सो अब उन्हें मुझ पर चिल्लाने का पूरा अधिकार मिल चुका था। अरे आजकल तो औरतों को अपने नाच गानों से फुर्सत ही नहीं। जब बच्चे नहीं संभाले जाते तो उन्हें पैदा ही मत करो। हमारे जमाने में तो, और इसके आगे सास ने क्या क्या कहा मैंने सुनने की कोशिश भी नहीं करी और चुपचाप अपने कमरे में आकर बेटी को चुप कराने लगी। कुछ सासू माँ की बातें और कुछ डांस ठीक से ना कर पाने के कारण मन खिन्न हो चुका था और वैसे भी इतने दिनों से डांस करना छूट चुका था, सो शरीर का लचीलापन भी कम हो गया था और मैं हाँफने लगी थी। अगले कई दिनों तक मैंने डांस नहीं किया, पर फिर एक दिन जब सासू माँ मार्केट गई थी तब प्रिया की जिद पर मैंने फिर से डांस किया और एक छोटा सा वीडियो बनाकर रील के रूप में इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और तमाम हैशटैग बनाकर अगले दोस्तों को टैग भी करना नहीं भूली। रील के पोस्ट होने के ठीक बाद ही मैं लाइक्स और कमेंट का इंतजार करने लगी और इसी उम्मीद में घर का सब काम छोड़कर आती और मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करती, पर रात तक सिर्फ 10-12 लाइक्स ही आए थे। थोड़ी निराशा जरूर हुई, पर वैसे मैंने रील बनाने से पहले गूगल पर पढ़ा था कि रील बनाते ही आप फेमस नहीं हो जाओगे, बल्कि इसके लिए बहुत धैर्य रखना होगा। मुझे निराश देखकर प्रिया ने मुझे इशारे में बताया कि लोग मसालेदार वीडियो ज़्यादा देखना चाहते। ऐसे में भला मेरे शुद्ध भरतनाट्यम के मूव्स को भला कौन देखना चाहेगा, और हो सकता है मेरे वीडियो ठीक ऑडियंस तक पहुंच ही ना पा रहे हों। अभी मैं दुविधा में ही थी कि मेरे पति राघव आ गए। वे थोड़े परेशान लग रहे थे। कारण पूछने पर पता चला कि कंपनी से राघव का प्रमोशन करके उनका ट्रांसफर भी करवा दिया है और अब उन्हें इस पैतृक कस्बे को छोड़कर लखनऊ जाना होगा। ट्रांसफर का नाम सुनते ही माँ और पापा का मन भारी हो गया। होता भी क्यों नहीं, राघव को लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन खत्म करते ही जॉब मिल गई थी और उनकी कंपनी ने उनके पैतृक कस्बे में ही अपने काम के विस्तार के लिए भेज दिया था। यह बड़े कम लोग होते हैं जिन्हें माँ बाप के साथ पास रहकर ही नौकरी मिल जाती है और माँ बाप की सेवा का अवसर भी। पर अब तो इन्हें लखनऊ जाना था। रात का खाना किसी से नहीं खाया गया, मुझसे भी नहीं। सुबह सासू माँ ने बनावटी हिम्मत दिखाते हुए कहा, लखनऊ कौन सा दूर है, हम दोनों हर महीने आते रहेंगे अपनी रितु के पास, तो क्या आप लोग हमारे साथ नहीं चलोगे? राघव के इस सवाल के जवाब में बाबूजी ने कहा, उम्र के इस पड़ाव में अपना घर छोड़कर कहीं और जाना। राघव ने बहुत रिक्वेस्ट करी पर माँ पापा नहीं माने। राघव के साथ मुझे भी लखनऊ जाना पड़ा। जब से ब्याह कर आई थी तब से इसी घर में सास ससुर के साथ रही, पर अब उनसे दूर जाना थोड़ा बुरा तो लग ही रहा था। पर अपने पति के साथ किसी बड़े शहर में जाना, बड़ी बिल्डिंग के फ्लैट्स में रहना, मॉल में एस्केलेटर पर चढ़ते उतरते हुए सेल्फी लेना, यह सब मन को सुहा तो रहा था। पर फिर राघव के साथ जब अकेली रहूंगी तो जी भर कर मन चाहे रील्स भी तो बना सकूंगी। ये सब सोचते हुए उत्साह बढ़ रहा था। जरूरी पैकिंग कर ली गई और अगले दिन हम लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ में फ्लैट रूपी आवास राघव की कंपनी ने दिलाया था, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने अपना सामान भी सेट कर लिया और डिनर बाहर जाकर किया। नई जगह में आकर मन प्रफुल्ल था और अपने लखनऊ प्रवास के दूसरे ही दिन मैंने धड़ल्ले से रील बनानी शुरू कर दी। यहाँ तो सास की कोई पाबंदी भी नहीं थी। मैंने कुछ नई साड़ियाँ खरीदी और नए ढंग से बांधकर हिंदी फिल्मों के गानों पर रील बना इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिन पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक लाइक्स भी आए थे। मुझे लगा कि इंस्टाग्राम पर स्टार बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि महीनों बीत जाने पर और सैकड़ों रील डालने के बाद भी मेरी कोई रील ऐसी नहीं थी जिसके हजारों लाइक आए हों। और यह काम काफी कठिन है, यह हमारी समझ में आ चुका था। इंस्टाग्राम से मन हटा तो पड़ोसी ममता ने फेसबुक का नाम कुछ लिखने और फोटोज पोस्ट करने के लिए सुझाया। मुझे ठीक लगा फेसबुक पर कोई किस्सा कहानी लिखा जाए। मसलन पहल मैंने लिखा, सिर में तेज दर्द है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस छोटी सी बात के बदले कई राय और घरेलू नुस्खे बताने वाले कमेंट आ गए। जुड़े लोगों की संख्या देखकर भी उत्साह जगा और फिर कुछ और लिखने को प्रेरित हुई। कभी कविता तो कभी बचपन की यादें, तो कभी अपनी नन्ही बेटी की शैतानियों के बारे में लिखती रही, तो मेरी पोस्ट अच्छे ढंग से वायरल होने लगी। कभी लिखने को कुछ न होता तो मनगढ़ंत कहानी बनाकर पोस्ट कर देती। अब तो मेरे कई रिश्तेदार भी मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ने लगे और मेरी तारीफ करने लगे।
कहते हैं कि अच्छा समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। मुझे लखनऊ आए कब 1 साल हो गया पता ही नहीं चला, और आज ही सासू माँ का फ़ोन आया था कि वे कल शाम को लखनऊ हमारे पास आ रही हैं। अब जब से मैंने अपनी सासों के आने की खबर सुनी थी तब से मेरे होश ही उड़ गए। यहाँ पर 2 कमरों के फ्लैट में काम ही कितना था। राघव लंच ले नहीं जाते थे, सो अपने लिए 4 पराठे बनाकर ही काम चला लेती थी। कभी जोमेटो का सहारा ले लेती। इधर जब से लिखना शुरू किया तब से तो और भी काहिल हो गई थी, और मन को यह कहकर समझा लेती कि अरे अब तो तू बड़ी फेसबुक या लेखक हो गई है, इतना आराम तो कर ही सकती है। पर अब सासू माँ आ रही हैं तो सबसे पहले तो वे मेरी किचन में झांकेंगी, और किचन के सारे कनस्तरों में उन्हें घुन और कीड़े ही नजर आएंगे। किचन से ही लगा हुआ एक छोटा सा स्टोर था। मैंने सोचा लगे हाँ तो इसका भी मुआयना कर लूं। सो देखा कि 4 किलो चने की दाल में घुन लग चुका था और चावलों में भी कीड़े पड़ गए थे। 1 लीटर पुराना शहद भी मिला। सोचा झाड़ू करने वाली मालती को यह सामान दे दूंगी, पर उसने भी मुंह बनाकर कह दिया, इसमें तो अनाज से ज्यादा घुन है मैडम, हम ऐसा सामान नहीं खाते। मन महसूस कर मैं फिर से स्टोर में रखे सामान को तलाशने की नीयत से गई तो देखा कि अचार में फफूंद लगी हुई है और नींबू का अचार भी खराब हो रहा है। वैसे इतना सब सामान लाने में राघव की गलती है। अरे जब कम खर्चा है तो छोटी पैकिंग वाला सामान लाओ, भला किलो किलो क्यों लाते हो। मैं बहुत झुंझलाई और वहां अचार के डिब्बे को हाथ में लेकर एक सेल्फी खींची और फेसबुक पर अपलोड कर दी। उसके साथ मैंने कैप्शन लिख दिया कि कड़क और सख्त सासू माँ के आने के साइड इफेक्ट। आगे लिखा कि जब सासू माँ के साथ रहती थी तब उन्होंने रील बनाने को मना कर दिया था, अब वे फिर से मेरे पास आ रही हैं। पता नहीं फेसबुक पर आप लोगों से कब मुलाकात होगी। और इतना लिखकर बड़ी जल्दी से पोस्ट का बटन दबा दिया और मुक्त भाव से बिखरे सामान को ठीक करने में लग गई। शाम तक काफी हद तक घर ठीक भी हो गया। अचानक मन में ख्याल आया कि भले ही यह फ्लैट छोटा है, थोड़ा बहुत पैदल चलकर ही काम हो जाता है, पर कितना अच्छा होता कि बेनिस की तरह यहाँ भी चारों तरफ पानी होता और एक से दूसरी जगह जाने के लिए हमें सुंदर सुंदर नावों का सहारा लेना पड़ता। ख्याल अच्छा था, पर अभी मैं इन ख्यालों में और डूबती। राघव के फोन ने मेरे विचारों पर रोक लगा दी। अरे वह तुम्हारी चचेरी ननंद रूबी का फोन आया था, बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारे फेसबुक या लेखन की, और वह जो तुमने मेरी माँ पर कोई पोस्ट डाली है उसके बारे में भी जिक्र कर रही थी। पोस्ट और अपनी चचेरी ननंद का नाम सुनते ही मेरे मन में कुछ खटका। मैं समझ गई कि अब तक मेरी सासू माँ तक वह अचार वाली पोस्ट तो पहुंच ही गई होगी और सासू माँ के बारे में लिखे शब्द उन्हें बता भी दिए गए होंगे। मैंने तुरंत मोबाइल खोला और पोस्ट हटानी चाहिए, पर अब तक तो उस पर पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स आ चुके थे और इतनी देर में तो मेरी ननंद ने अपना काम कर ही दिया होगा। पर अब मैं सिर्फ इस पोस्ट को डिलीट करने के अलावा कर ही क्या सकती थी। शाम को सास ससुर आ गए, ढेरों सामान लाए थे जिसमें देसी घी और अचार मुख्य रूप से था। मेरी बेटी तो अपने दादा दादी से अलग ही नहीं हो रही थी। सच कहूँ तो सासू माँ के सामने काफी असहाय महसूस कर रही थी मैं, और उसका कारण मेरी सासू माँ के हैशटैग वाली पोस्ट थी। पर तीर तो कमान से निकल ही चुका था, इसलिए मैंने पूरे मनयोग से सासू माँ की सेवा करने में लग गई। मन की पसंद का पूरा खाना का ध्यान रखा और देर रात तक उनके पास बैठकर पुरानी यादों को ताजा करती रही। तुम्हारी ननंद रूबी कह रही थी कि अब तुम बड़ी अच्छी कविता कहानी लिखने लगी हो। मैं यह बात सुनकर सन्न रह गई। निश्चित ही रूबी ने सासू माँ को उस पोस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, तभी तो वे पूछताछ कर रही हैं। मैं हकला गई। सासू माँ ने आगे कहना शुरू किया, अरे तू चाहे नाचे या गीत लिखे या गाए, पर जो भी करे एक स्त्री की मर्यादा में रहकर। उस कस्बे में थे तो हमें भी आसपास की लोक लाज का ध्यान रखना था। परिवार की इज्जत का ख्याल रखने के लिए हमने भी घूंघट में जीवन काट दिया, पर अब जीवन की सांझ आ गई है। अब तक तो हमने सबका ध्यान रखा और अब भी हम लोगों के लिए जीते रहे हैं, तो भला हम कब जीवन जिएंगे। इसलिए अब जो हमें अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। सासू माँ थोड़ा रुकी और फिर बोली, वह जो तुम लोगों का नाच का अड्डा है ना, वह जो ग्राम है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ इंस्टाग्राम, उस जगह पर आजकल तो बहुएं अपनी सास के साथ मिलकर खूब रील बनाती हैं। अरे अब हमसे नाच वाच तो होगा नहीं, पर कुर्सी पर बैठे बैठे आंखों के इशारे तो हम भी कर सकते हैं।
सासू माँ शर्माते हुए कह रही थी और मैं अब तक उनकी सारी मजबूरी और छोटी जगह में रहने के कारण एक दायरे में बंधे रहने की व्यवस्था समझ चुकी थी। इतनी देर में दूसरे कमरे से राघव और ससुर साहब उठकर हमारा डांस देखने के लिए आ गए थे और सब सासू माँ का यह रूप देखकर मारे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फट से मैंने मोबाइल उठाया और अपनी सासू माँ के साथ एक छोटा सा शूट किया। उसमें मैंने गाना बजा रहा था, सास गाली देवे ननन चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। गाना भले ही बहुत झुमाने वाला नहीं था मगर साउंडफुल था, जिसमें सासू माँ पहले तो बैठे बैठे अपने एक्सप्रेशन देती रहीं, पर फिर वे जल्दी से बेड से उतरकर मेरे साथ नाचने लगीं और तब तक नाचती रहीं जब तक वे थक नहीं गईं। यह देखकर ससुर और राघव भी हमारे साथ नाच में शामिल हो गए थे। इसी बीच में सबकी नज़र बचाकर इस मज़ेदार मौके को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह लाइव और पोस्ट करने में लग गई थी। इंस्टाग्राम पर रील के रूप में तो फेसबुक पर एक कहानी के रूप में। और मैं और मेरी सास के भले ही फॉलोवर्स नहीं थे, पर हम दोनों अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर चुकी थी। और मेरी ससुराल सच में एक गेंदा फूल ही तो थी, जिसमें रिश्तों के रंग थे, आपसी प्रेम की सुगंध थी। यहाँ इंस्टाग्राम की रील थी तो फेसबुक की कहानियाँ, और मैं और मेरी सास अब मिलकर चला रहे थे जीवन का फेस्टाग्राम। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।